में अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। के साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें। और एक जरूरी सूचना, दोस्तों चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक हम इंसान विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा कर रहे हैं। हम हमेशा नई चीजों को खोज कर, बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल कर दुनिया में औद्योगिक क्रांति लेकर आए हैं। अब हमारी मौलिक जरूरतें सिर्फ खाना, कपड़े और छत नहीं रही, उसमें ईंधन भी जुड़ चुका है। और इस ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत करोड़ों रुपए खर्च करके दूसरे देशों से एलपीजी आयात करता है, जबकि यही आयात की हुई एलपीजी गैस दुनिया में धमाके और आग जैसी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जान का धोखा मानकर भी जरूरतमंद जब एलपीजी खरीदने निकलता है तो एलपीजी के दाम आसमान छू रहे होते हैं। भारत में लगभग 43% घरों में खाना बनाने के लिए साफ ईंधन भी नहीं मिलता और इस आंकड़े में 75% घर गांव और छोटे शहर के हैं। इसलिए जरूरतमंद प्रकृति का सहारा लेते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने वाली हमारी माँ और बहन उस लकड़ी के हानिकारक धुएं का शिकार बन जाती है। उन्हें आंखों में खिंचाव, श्वसन समस्याएं, दमा और फेफड़ों के संक्रमण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी माँ ने भी इन सारी परेशानियों का डट के सामना किया है और इन बीमारियों से लड़ते देखना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। ये धुआं सिर्फ उनके नहीं बल्कि छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर परिणाम होता है। आईपीसीसी के रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दशक में पेड़ों को काटने से लगभग 40% ग्लोबल वार्मिंग का कारण रही है। पर्यावरण और मानवीय जीवन का ये बुरा हाल हम देख नहीं सके, इसलिए हमने पर्यावरण को बचाने के लिए नैसर्गिक तरीके से एक नया मानवीय आविष्कार बनाया है, एम कुकिंग सिस्टम। एमसीएल का एम कुकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ईंधन है। ये नेपियर घास से बनता है। नेपियर घास को काट कर नैसर्गिक तरीके से सुखाने के बाद इसे एक नया आकार दिया जाता है। अब ये एम कुकिंग सिस्टम एलपीजी का स्थान लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये एलपीजी से सस्ता है, इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है, जिससे घर के महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसमें सल्फर वायु नहीं होती, इसलिए इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसकी खेती से गांव के किसानों को पैसे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। एमसीएल के इस्तेमाल से हमारा भारत देश ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है।
दोस्तों अब मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशोहवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। Recording stopped. Recording in progress. लक्ष्य एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य नवाचार। कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद। अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति। यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता। निष्ठा। हम अपने व्यवसायों में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी। हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग। हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर। अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता। हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता। हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण। एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए।
वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सुविचार यानी कि आज के हमारे थॉट ऑफ द डे की ओर। आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है सफरिंग इज द एसेंस ऑफ सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये लोग पूछते हैं कि आखिर व्हाट इज द रेसिपी ऑफ द सक्सेस, सक्सेस का राज क्या है, कामयाबी का राज क्या है। लेकिन सच मानिए तो दोस्तों, इस तरह कोई बात नहीं होती, ऐसा कोई राज नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, कष्ट, अपार मेहनत ही हमारे सफलता का सार है। दोस्तों, इस बात को भली भांति जानते हैं हमारे आने वाले अगले स्पीकर। तो चलिए आमंत्रित करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो कहानी है वो ऐसे भारत के एक कपल की है जो वो करते हैं खुद का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खुद की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो करना ये कोई छोटी बात नहीं है और वो भारत में पहली बार इन्होंने किया है, जिनका नाम है पमेला चोपड़ा जी और उनके हस्बैंड अशोक कुमार चोपड़ा जी। अभी ये आपको लग रहा होगा कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद में पैसे देके कोई ऐसा जंगल खरीदा होगा जहाँ पे ये आराम से अपनी जीवन जो है वो बिता सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जंगल इनको बिलोंग करता है। ये जंगल के हर एक छोटे पशु पक्षी जीव जंतु इनको बिलोंग करते हैं। यहाँ के इतना ही नहीं, यहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स है यानी हाथी, शेर, हाइना, चीता, ऐसे सभी जानवर इनको ही बिलोंग करते हैं। तो ये कहानी जो है वो शुरुआत होती है 1990 से, जब ये यूएस में रहते थे और भारत में घूमने के लिए आए थे। जब वो यहाँ पे आए तब एक रिसर्च के लिए उन्होंने देखा कि भारत में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा प्रमाण पे हो रहा है। तब उन्होंने सोचा कि यूएस की जो अपनी खुद की जमीन थी और प्रॉपर्टी थी वो पूरा बेच के उन्होंने कर्नाटक के कुडको ये जगह पे एक 50 एकड़ ऐसा जमीन लिया जो कि 100% बैरन था, यानी वहां पे कुछ भी नहीं था। वहां से लेके आज उन्होंने 34 साल में वहां पे उन्होंने शुरुआत की, बहुत रिसर्च किया इस बैरन लैंड पे वो कैसे कुछ उगा सके। पहले उन्होंने घास से शुरू किया। घास लगाने के बाद में धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे पौधे लगाए। वो पौधे लगाने के बाद में वहां पे कीटकों के वजह से तितलियां आने लगी, तितलियों के वजह से पंछी आने लगे, पंछी के वजह से बाकी छोटे छोटे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो आने लगे। और उन्होंने स्पेसिफिकली रिसर्च में जो नेटिव स्पेसीज है उस गांव की उसको ही चुना, बिकॉज रिसर्च के हिसाब से उनको पता था कि अगर ऐसी स्पेसीज चुने जो कि रोबस्ट रहे, जो उस एरिया में बढ़ सके, तो वो जंगल और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो ऐसे उन्होंने अपना एक खुद का आशियाना तैयार किया जिस आशियाने में वो रहते हैं, और ये भारत में पहली बार हुआ है। ये जो इनकी अगर हम कहानी सुनते तो हमें लगेगा कि क्या महत्व है, यानी ठीक है उन्होंने किया है, जंगल का क्या महत्व है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस मुकाम पे है, हमने यानी मानव जाति में लास्ट 125 साल में हमने 98 लाख हेक्टेयर ऑफ जंगल को नष्ट कर दिया है, जो कि अमेरिका देश इतना क्षेत्रफल, और अगर हम भारत का बात करते तो भारत के 3 टाइम्स यानी जो एरिया है इतना हमने लास्ट 125 साल में जंगल खत्म कर दिया है, जो कि रिसर्च के हिसाब से 9000 साल हमें लगने चाहिए थे। तो जिस रफ्तार से हम अपने डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये डेवलपमेंट हमें जो जंगल देते हैं, आज हम ये सोचते हैं कि जंगल हमारे लिए क्या है, वो तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो और पशु पक्षी है, उनके लिए शायद आशियाना होगा, लेकिन यही जंगल हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देता है। यही जंगल के वजह से हमें माटी जो है वो रोक के रखते हैं ताकि हम अपना फूड वहां पे बना सके, खेती कर सके। और यही जो जंगल है वो पानी संभाल के रखते हैं हमारे लिए। आज हम सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही सोचना पड़ेगा, और ऐसे सभी बिजनेसेस जो सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रतिसाद देते हैं उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा।
लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि एक जब बिजनेस हम करते हैं तो रियल एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि इसमें बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, और ये कठिनाइयों से आगे बढ़ के कैसे एक बिजनेस डेवलप करना है जो कि इस जनरेशन के लिए नहीं, आने वाली सभी जनरेशन के लिए एक नई राह दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी बुलाते हैं हमारे ऐसे ही एमसीएल के रियल एंटरप्रेन्योर एंड एमडी एंड सीईओ ऑफ एमसीएल, डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, एक शब्द का अर्थ, एक शब्द का मीनिंग बहुत अच्छी तरह से हमें समझना होगा, और उस शब्द है सस्टेनेबिलिटी। आज पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन जिस एक शब्द के लिए, जिस एक मकसद के लिए काम कर रहा है, अपनी सभी योजनाएं बना रहा है, वो है सस्टेनेबिलिटी। हर एक देश अपनी जितनी भी योजनाएं बना रहे हैं, जितनी भी उनकी पॉलिसीज है, वो सभी पॉलिसीज, सभी योजनाएं सिर्फ एक दिशा की ओर वो काम कर रहे हैं, वो है सस्टेनेबिलिटी। और इसका कारण यह है कि आज जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी संकट, जितने भी चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं, वो सभी चैलेंजेस, वो सभी प्रॉब्लम्स का अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो है सस्टेनेबिलिटी। अगर हमें इस प्रॉब्लम को मिटाना होगा, अगर हमें दुनिया को सही दिशा में लेके जाना होगा, तो उसका एक ही राह, एक ही रोड है, और वो है सस्टेनेबिलिटी। लेकिन सस्टेनेबिलिटी एक्चुअली है क्या, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम इसको हासिल कर पाएंगे, तभी इसके राह पर चल पाएंगे। दोस्तों, 450 करोड़ साल से ये दुनिया जिस तरह से चल रही है, ये पृथ्वी जिस तरह से चल रही है, वो सस्टेनेबिलिटी। पिछले 350 करोड़ सालों से कई सारे जीव जंतु जिस तरह से इस दुनिया के ऊपर है, इस धरती के ऊपर है, और जिस तरह से ये माँ, ये प्रकृति उनका ख्याल रख रही है ना, वो है सस्टेनेबिलिटी। हमारी जितनी भी जरूरत होती है, वो जरूरत माँ प्रकृति करोड़ों सालों से उसको पूरी करती आ रही। ये सूर्य प्रकाश हर दिन जो हमें मिलता है, ये है सस्टेनेबिलिटी। ये हवा जिसमें ऑक्सीजन है, इतने करोड़ों सालों से है, और हम हर बार उसका उपयोग कर रहे हैं, वो है सस्टेनेबिलिटी। ये जो पानी हमें मिल रहा है, बार बार मिलता है, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग उपयोग के लिए मिलता है, बार बार प्रकृति हमें लाके देती है, ये सस्टेनेबिलिटी। हर दिन सूरज उगता है, हर दिन सुबह से लेकर शाम होती है, यह है सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, विज्ञान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा लॉ है, और वो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा अक्षयता का नियम, सिद्धांत है ये। अभी ये सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा ना तो इसको मिटाया जा सकता है, ना ही उसको उत्पन्न, क्रिएट किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक फिजिकल केमिकल फॉर्म से दूसरे फिजिकल केमिकल फॉर्म में रूपांतरित हो सकती है, बस इतना ही होता है। लेकिन पूरी दुनिया की इस प्रकृति की जो ऊर्जा है, वो उतनी है, अखंड है, सदैव है, अक्षय है। और दोस्तों, ये सिद्धांत विज्ञान में इतना महत्वपूर्ण है कि इस सिद्धांत के ऊपर कई सारी थियरीज तैयार हुए हैं, इस सिद्धांत के ऊपर कई सारी टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ, इस सिद्धांत के ऊपर कई सारी मशीनरीज, प्लांट, कई सारे इक्विपमेंट इस सिद्धांत के ऊपर चलते। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ एनर्जी की नहीं, मैं तो कहता हूं इस दुनिया में हर एक जीव के लिए जो भी लगते हैं, जो भी जरूरत है, चाहे वो बड़े स्केल में हो, चाहे वो छोटे स्केल में हो, हर जरूरत जो हमें लगती है, हर चीज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हर उस चीज के बारे में ये लॉ, हर वो चीज इस दुनिया में अक्षय है। अगर हम मनुष्य है, हमें कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, लिपिड लगते हैं, प्रोटीन लगते हैं, ये सब कुछ चीजें जो हम खाते हैं, ये भी उस नियम को फॉलो करते हैं, ये सभी अक्षय है। इनफैक्ट छोटी छोटी चीजें जिसे माइक्रो या मूलद्रव्य हम लोग कहते हैं, उसमें कैल्शियम है, आयन है, या बाकी छोटी छोटी चीजें हमें लगती है, ये सभी चीजें, ये सभी अक्षय है। सिर्फ क्या हो रहा है कि इन सभी चीजों को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद उसको फिर से डाल देते हैं, फिर से उसको रिसाइकल होकर वो फिर से इस फॉर्म में आता है।
इनफैक्ट सिर्फ मनुष्य की बात नहीं, इस दुनिया के ऊपर, इस धरा के ऊपर जितने भी जीव है, जो पानी में है, जमीन पे है, हवा में उड़ रहे हैं, और उनकी जो अलग अलग जरूरत है, हर एक जरूरत जो है, हर एक चीज जो है, वो इस ऊर्जा अक्षयता का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करती है। हर एक चीज कुदरत ने इस तरह से बनाई है और वो इस तरह से कॉन्सेप्ट है कि बार बार जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर से हमें मिलती है, और यही है सस्टेनेबिलिटी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो चक्र है, अलग अलग लेवल का, अलग अलग चीज का चक्र है, हर इस चक्र में या इस सस्टेनेबिलिटी में हमने, मनुष्य ने एक बहुत बड़ा उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। और ये डिस्टर्बेंस एक वजह है कि जिसकी वजह से आज इतने सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। आज देखिए, मई के महीने में, आज की तारीख में हजारों गांव है हमारे देश में कि जहां गांव में पीने के लिए आज पानी नहीं है। कई सारी जगह में आप देखोगे जिले में टैंकर से पानी का सप्लाई हो रहा है। ऐसी जरूरत क्यों है? ऐसी जरूरत बिल्कुल नहीं, प्रकृति ने सबका ख्याल रखा है, लेकिन हमने ये जो पानी का चक्र है, इस चक्रों को कहीं ना कहीं बिगाड़ के रखा है कि जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति है। आज जो खेती करने के बाद, एग्रीकल्चर के बाद जितना उत्पादन होना चाहिए, जितनी उत्पादकता या फर्टिलिटी होनी चाहिए उतनी नहीं है, क्योंकि इस सॉइल में, इस जमीन में, इस मिट्टी में जो एक चक्र था मूलद्रव्य का, चक्र था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो चक्र पूरा बिगाड़ के रखा है। और इसलिए एग्रीकल्चर में ये सब प्रॉब्लम आज हम देख रहे हैं। यहां तक हेल्थ की बात करिए ना, हेल्थ में भी जितने सारी नई नई बीमारियां आ रही, मैक्सिमम, इनफैक्ट ऑल द, ये सभी जो बीमारियां है, ये सभी वायरल बीमारियां आ रही नहीं। और कहां से आते हैं वायरस? ये वायरस करोड़ों सालों से हमारी इस पूरे जीव सृष्टि का, इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। हमने फिर से उस चक्र में कुछ बिगाड़ा है, और इसलिए अब ये वायरस अपना घर छोड़ के हमारे घर में, हमारे बदन में, हमारे शरीर में आ रहा है, और इसके लिए कोई इलाज नहीं। दोस्तों, इनफैक्ट इस कुदरत में, इस धरती के ऊपर अनुमानित 45 करोड़ जीव है, 45 करोड़ अनुमानित है। उसमें से एक स्पेसिस, एक जीव है मनुष्य। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इस दुनिया में सिर्फ एक में वो स्पेसिस है कि जो इस प्रकृति के नियमों को नहीं पालता, नियमों को नहीं मानता। बाकी सभी जीव जंतु, वनस्पति, प्राणी, हर कोई जो जीव है वो कंपलसरी इस प्रकृति के नियमों पर वो अपना जीवन जीते हैं, उनको फॉलो करते हैं। मनुष्य, जिसको कुदरत ने इतना बड़ा मस्तिष्क दिया है, इतना बड़ा ब्रेन दिया है, बुद्धिमत्ता दी, तो उसका उपयोग आइडियली हमने क्या करना चाहिए? उसके इस बुद्धि से हमने अपना जीवन तो बेहतर करना ही चाहिए, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने साथ अपने सारे जो जीव जंतु हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली विपरीत हो रहा है। इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ना, एक में जो इसको बर्बादी के लिए आज कारण बना हुआ है, वो है मनुष्य। दोस्तों, ये आज सबसे बड़ा संकट आज पूरी दुनिया में कोई है जो हम आंखों से देख रहे हैं, हर दिन उसको जो सहन कर रहे हैं, ये उसको अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है, वो संकट है क्लाइमेट चेंज, वो संकट है ग्लोबल वार्मिंग, और पूरी दुनिया पे ये छाया हुआ। और क्या है ये संकट, मुझे बताइए? ये संकट भी इसलिए क्योंकि एक साइकिल को हमने डिस्टर्ब किया है, और वो साइकिल क्या है? कार्बन साइकिल। दोस्तों, कार्बन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मूलभूत ऐसा घटक है। हर वनस्पति और प्राणी बनती है कार्बन से। कार्बन है ना, ऐसे समझिए कि बिल्डिंग ब्लॉक या ईंट है, जिस ईंट से हमारा शरीर बनता है। अब ये कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्कूल में बहुत ही जल्द दूसरी, तीसरी, चौथी में हमें इस कार्बन चक्र के बारे में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। जैसे हम लोग पानी का चक्र पढ़ते हैं, वैसे कार्बन का चक्र भी पढ़ते हैं। इतना मूलभूत, इतना जरूरी है। और वहां हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह से ये कारण कहां से उत्पन्न होता है, कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और कहां से फिर से वो कैप्चर किया जाता है और फिर से वो रिसाइकल होता है। ये पूरा चक्र हमने पढ़ा है, और हमने अभी अपने हाथों से इस चक्र को बुरी तरह से बिगाड़ के रखा है। और अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, इस ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, तो ये इसलिए हो रहा है कि इस चक्र को बिगाड़ के हमने ज्यादा से ज्यादा कार्बन इस हवा में एक्यूमुलेट करके रखा है। दोस्तों, ये तो खुशनसीब है हमारा कि 71% इस धरा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर समुद्र है, और ये समुद्र 97% कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है।
इस समुद्र में जो अलगे है, जो कोरल रीफ्स है, जो बाकी के वाटर हायसिंथ है, ये सभी वनस्पति उसको सोख लेते हैं। लेकिन हमने अभी इतनी हद पार की है कि ये जो पूरी ये प्रकृति का जो बैलेंस था या प्रकृति की जो कैपेसिटी थी, उसके बहुत आगे जाके हमने काम करके रखा है। उसके बहुत आगे जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने इतना ज्यादा इमिट कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसको डाल रहे हैं पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में, कि वो अभी एक्यूमुलेट हो गए। और कार्बन का एक्चुअली वो स्वभाव है कि वो ऊर्जा का शोषण करता है, और इसलिए अभी इस पूरे जो धरा का, इस पूरी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और ये जो काम हमने किया है, ये जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन जो हम लोग डाल रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, अभी इसको लेके एक संकल्पना विकसित हुई है, यानी उसके लिए एक नाम डेवलप हुआ है, और उस नाम का वो उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। यानी कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, किसी भी वस्तु का निर्माण अगर आप कर रहे हो, किसी भी सेवा का निर्माण आप कर रहे हो और उसको कंज्यूम कर रहे हो, इन दोनों प्रक्रिया में अगर आप एक्स्ट्रा कार्बन एटमॉस्फेयर में डाल रहे हो, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप एटमॉस्फेयर में डाल रहे हो, तो उसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। और ये कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली हर चीज में, हर आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसमें आज की तारीख में मेजर हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा संकट बन चुका है कि बहुत सारे लोग अब इस कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये कार्बन फुटप्रिंट कैसे मेजर करते हैं? तो ये मेजर करते हैं कि इसका जो परिमाण है वो है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने जो भी काम किया उस काम से कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने एक्स्ट्रा इस एटमॉस्फेयर में डाला, उसके ऊपर ये काम करते हैं। तो इसका यूनिट है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग है। कैसे उसको मेजर करते हैं? तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से इससे मेजर करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, अभी ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है, अगर वो 100 किलोमीटर आप हवाई जहाज से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो, अपनी कार चला के जाते हो, तो इन अलग अलग मोड के ऊपर अलग अलग एक कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन या कार्बन फुटप्रिंट बनेगा। तो इसकी भी पूरा डिटेलिंग या उसका परिमाण है। या आप प्रोडक्शन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो और कोई चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो अगर हर दिन आप इतना टन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसमें से कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा आप डाल रहे हो एटमॉस्फेयर में, उसका कैलकुलेशन होता है। अगर कोई सेवा है, वो सेवा अगर आप 6 महीना 1 साल अगर आप कर रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो, तो उस 1 साल के सेवा का अनुभव, उसका एक्सपीरियंस लेने के बाद, उसको लेने के बाद कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने उसमें डाला, इसका अलग अलग परिमाण होता है। तो हमेशा ये जो परिमाण होता है, ये कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने डाला एटमॉस्फेयर में, वो होता है। और आपकी जो एक्टिविटी है उससे जुड़ के ये कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट किया जाता है। और दोस्तों, ये सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी जितने भी गैसेस है जो अभी इस गर्मी को बढ़ा रहे हैं, और जिन सभी गैसों को मिलके हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, कि जिनकी वजह से ये टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेस, इनका भी मेजरमेंट आज की तारीख में हो रहा है। यानी ऐसे समझिए कि मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन ये सभी जो गैसेस है, ये सभी जो बाकी के एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट को कंपैरिजन, यानी इनका जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उस एक्टिविटी में 1 टन मीथेन अगर आप हवा में डाल रहे हो, अगर आप एटमॉस्फेयर में डाल रहे हो, तो वो 1 टन मीथेन ऐसा नहीं कैलकुलेट होता। एक मीथेन जो है वो 25 गुना ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा गर्मी तैयार करता है। तो 1 टन मीथेन का मतलब है 25 टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने डाला। तो वो जो आपने एक्टिविटी की और जिसमें 1 टन मीथेन निकला, उसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट 25 टन का। तो इस तरह से हर एक गैस का, हर एक इस ग्रीन हाउस गैस का मेजरमेंट होता है, और लगभग 7 ऐसे गैसेस हैं दोस्तों। और ये जो गैसेस, जिस तरह से कार्बन फुटप्रिंट हम लोग तैयार करते हैं, ये हमारी सभी एक्टिविटीज जो कार्बन फुटप्रिंट आज की तारीख में तैयार कर रही है, वो 3 अलग अलग कैटेगरी में इसका मेजरमेंट होता है, जिसे स्कोप ऐसा भी कहते हैं। तो स्कोप 1 पहली कैटेगरी क्या है कि डायरेक्ट कार्बन एमिशन। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि जिसमें आप डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा, जैसे आपकी गाड़ी पेट्रोल डीजल पे आप चला रहे हो, और वो पेट्रोल डीजल चला के आप जितना भी आप चला रहे हो उतना आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करके हवा में डाल रहे हो, तो ये डायरेक्ट कार्बन एमिशन होता है, और इसको स्कोप 1 ऐसा भी कहते हैं। दूसरा है स्कोप 2, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कार्बन एमिशन। यानी इसमें जो भी एक्टिविटी आप करते हो,
वो एक्टिविटी करते समय डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता, लेकिन उसके पहले या उसके बाद में ये होता है। इसका मतलब यह है कि समझिए कि हम सभी अभी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं, पावर, बिजली का उपयोग कर रहे हैं। अभी जब हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं तब कोई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये बिजली जिससे बन रही है, वो जो कोयला है उसको जलाते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, वो एमिशन तैयार हो रहा है। या कपड़े हैं, हम जो कपड़े भी पहनते हैं 80% जो कपड़े हैं वो पेट्रोकेमिकल से बन रहे हैं, वो इस क्रूड ऑयल से बन रहे हैं, और हमने उसको पहनने के बाद जब उसको फेंकते हैं तो उसका कचरा बन रहा है, और ये कचरा जब आप जलाते हो तो इतना सारा एमिशन जाता है। तो वो ये दोनों कैटेगरी आती है स्कोप 2 में, और वैसी ही तीसरी कैटेगरी है जिसे स्कोप 3 ऐसा भी कहते हैं। अब ये कैटेगरी जो अप्लाई होती है ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को या संस्थाओं को अप्लाई होती है। अभी ये संस्थाएं खुद कोई एमिशन नहीं करती, डायरेक्टली भी नहीं करती, इनडायरेक्टली भी नहीं करती, लेकिन उनके अस्तित्व की वजह से, ये संस्था होने की वजह से कई सारे वैल्यू चेन तैयार होते हैं, और ये जो वैल्यू चेन है ना, ये वैल्यू चेन कहीं ना कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन करते हैं या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते हैं, और ये सभी स्कोप आता है इस स्कोप 3 में, कैटेगरी 3 में। दोस्तों इसके अलावा और एक संज्ञा और एक संकल्पना है, और इसको कहते हैं कार्बन लीकेज। कुछ देश ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में तो अभी कोई कार्बन एमिशन नहीं है, हम कोई कार्बन एमिशन नहीं करते, हमारा कार्बन फुटप्रिंट एकदम कम है, लो है या बिल्कुल नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि उनको जो जरूरत है, उनकी जरूरत की जो चीजें है, उनका मैन्युफैक्चर अपने देश में नहीं करते, तो दूसरे देश में करवा के उसको इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ऐसा समझे कि अमेरिका या यूरोप में, यूरोप की जो जरूरत है वो यूरोप नहीं करता, तो वो बांग्लादेश से कोई चीज मंगाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप के उस देश में अगर एमिशन नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो हो रहा है, बांग्लादेश में वो हो रहा है, और इसे ही कहते हैं कार्बन लीकेज। दोस्तों तो अभी ये जो परिस्थिति बनी हुई है, ये जो एक्स्ट्रा कार्बन बन चुका है इस एटमॉस्फेयर में, और इतना बड़ा संकट जो तैयार हो रहा है, इस सब परिस्थिति में एक नया सेक्टर का जन्म अभी हुआ है, और वो जो सेक्टर है वो कार्बन ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट्स का सेक्टर है, कार्बन ट्रेडिंग का सेक्टर है। और ये क्या प्रोजेक्ट्स है, ये क्या प्रोग्राम है, ये क्या काम है? तो ये प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जो एक्चुअली आज की तारीख में इस कार्बन को कम करने में काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि आप अगर फोसाइल फ्यूल को छोड़ के अगर आप क्लीन फ्यूल में जा रहे हो, अगर आप सोलार में जा रहे हो, विंड में जा रहे हो, तो कोई एक्स्ट्रा कार्बन आप इसमें नहीं डाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड कार्बन है उसको तो कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, उसको तो ऑफसेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो चीज है, ये चीज, ये प्रोजेक्ट, ये सभी प्रोग्राम, ये सिर्फ उस जो कार्बन ऑलरेडी जमा हुआ है इसमें एटमॉस्फेयर में, उसको निकालने के लिए काम करते हैं। और उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट वही है जो कार्बन फुटप्रिंट का है, टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक टन अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड कम किया तो आपको मिलता है एक क्रेडिट, जिसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट। तो कंपनियां काम करती है कि हम किस तरह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट को कमाएं। और ये जो कार्बन क्रेडिट होता है ना, ये शेयर जैसे काम करता है, यानी जैसे शेयर स्टॉक मार्केट में होता है, कम ज्यादा होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, वैसे ही एक कार्बन क्रेडिट का एक मार्केट है जिसकी वैल्यू होती है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी है, लेकिन ये कार्बन क्रेडिट की वैल्यू अभी बहुत बढ़ती जा रही है, और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक मार्केट बन चुका है जिसे कहते हैं कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट अभी ये दुनिया जैसे स्टॉक मार्केट होता है, और स्टॉक मार्केट में आप अपने शेयर्स बेचते हो, खरीदते हो, बिजनेस करते हो, उसी तरह से अभी पूरी दुनिया, अभी ये जो संकट है वो पूरी दुनिया का संकट है। इसलिए कार्बन मार्केट आज की तारीख में पूरी दुनिया में फैला हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव ऐसा मार्केट बन चुका है, और उस मार्केट का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कार्बन क्रेडिट की खरीदारी। अभी इसमें अगर आप देखोगे, इस मार्केट में पूरी दुनिया में अभी खरीदार ज्यादा है, लोग जिनको, कंपनियां या देश जिनको कार्बन क्रेडिट खरीदना है वो बहुत ज्यादा है, जो बेच रहे हैं वो बहुत कम। ऐसा क्यों? तो दोस्तों आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि जितने साइंटिस्ट अभी इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन किया है कि अभी एटमॉस्फेयर में कितना एक्स्ट्रा कार्बन है, कितना एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हमें कम करना है। और उन्होंने ये भी कैलकुलेट सब किया है कि कौन कौन वो जिम्मेदार है कि जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हुआ है। सबसे ज्यादा ये औद्योगिक क्रांति के बाद सबसे ज्यादा फोसाइल फ्यूल का जो उपयोग हुआ, सबसे ज्यादा फोसाइल फ्यूल जो हमने इस्तेमाल किया वो है कोयला।
क्रूड ऑयल कुछ दिनों पहले चालू हुआ, नेचुरल गैस भी कुछ दिनों पहले चालू हुआ इंडस्ट्री में, लेकिन ये पूरी जो ग्लोबल वार्मिंग बनी है मैक्सिमम कोयले की वजह से बनी। तो कौन सी वो इंडस्ट्रीज है जिन्होंने ज्यादा उपयोग किया? तो कोई मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो ये सब कैलकुलेशंस है। अभी वो जो देश भी है, ऐसे देश भी है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा ये काम किया है, तो अभी उनके ऊपर बंधन है, कम उनको पेनाल्टी है कि आपको कंपलसरी इतना टन, अगर आपने 50 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड जमा किया है तो 50 लाख टन कम करने के लिए आपको काम करना पड़े। और ये 50 लाख टन जो कम कर रहे हैं उनके कार्बन क्रेडिट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। तो आज तो मार्केट में ये परिस्थिति है कि लोगों के पास अभी कार्बन क्रेडिट तो है ही नहीं, लेकिन अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो ये कार्बन क्रेडिट कम कर रहा है, तो उसके एडवांस में आज कंपनियां उसके पैसे देने के लिए तैयार है, उस कार्बन क्रेडिट के लिए, उस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। तो इस तरह का कार्बन मार्केट आज की तारीख में तैयार हो गया है। और दोस्तों, ये कार्बन मार्केट यानी आपका प्रोजेक्ट, आपकी कंपनी अगर उसमें काम कर रही है, तो इसमें कितना कार्बन क्रेडिट आप जनरेट करेगी, ये ऑडिट करने वाली रजिस्टर्ड संस्था है, ऑथराइज संस्था है, जो पूरे देश, पूरी दुनिया में काम करती, ग्लोबल संस्था है। और ये आपको फिर वो सर्टिफिकेट देती। हम जैसे अपना ऑडिट होता है अकाउंट्स का, वैसे सेम ऑडिट होता है, और इसमें वो बताते हैं, उसमें सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड कम किया, और इसे कहते हैं सर्टिफाइड कार्बन एमिशंस या सीआर। और एक बार ये सीआर मिलने के बाद फिर ये जो सर्टिफिकेट्स है, ये शेयर्स है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है वैसे सर्टिफिकेट है सीआर, फिर हम इस कार्बन को ट्रेड कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट अभी लग रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, कार्बन क्रेडिट तैयार करें और इसको बेचें या पैसे कमाएं। अभी ये कैसे किया जाता है, तो इसके लिए प्रॉपर पद्धति तैयार की हुई है, इसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल है, पद्धति है, मैकेनिज्म है। सबसे पहले ये जो कार्बन क्रेडिट है या इसका कार्बन ट्रेडिंग या मार्केट, इसकी संकल्पना की शुरुआत हुई 1997 में। और उस टाइम जो एग्रीमेंट था, जो प्रोटोकॉल था, कि जिसके वजह से पूरा मैकेनिज्म जो डिफाइन हुआ, वो था क्योटो प्रोटोकॉल। अभी क्योटो एक शहर है जापान का, जहां फिर जैसे सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो एक सीओपी में वो क्योटो में मिले और उन्हें सबने इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर फिर ये काम करना चालू किया, और तब से ये कार्बन क्रेडिट की शुरुआत हुई और सभी चीजें उन्होंने डिफाइन की। ये 97 में जो शुरुआत हुई, उसके बाद 2015 में नई शुरुआत हुई। ये 2015 तक था, 2015 में फिर पेरिस एग्रीमेंट की शुरुआत हुई। पेरिस एग्रीमेंट में प्रॉपर डिटेलिंग है, उसमें एक आर्टिकल 6 है कि जिसमें प्रॉपर डिटेलिंग मैकेनिज्म है कि ये कार्बन क्रेडिट कैसे कैसे जनरेट हो, कैसे कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे और इसे फिर कार्बन क्रेडिट्स में या सर्टिफाइड एमिशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, ये इसी पेरिस एग्रीमेंट की कलम या आर्टिकल 6 अनुसार होती है। और दोस्तों, इसीलिए फिर अभी कार्बन कैप्चर करने के लिए, इस कार्बन कम करने के लिए पूरी दुनिया में लोग नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण कर, नई नई मशीनरीज का निर्माण कर रहे हैं कि किस तरह से इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, कैसे यंत्र या कैसे टेक्नोलॉजी का निर्माण किया रहे कि जिस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल्द से जल्द कम होगा। लेकिन इसके लिए हमारी कुदरत ने, हमारी माँ ने एक बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही अच्छा, सबसे सिंपल ऐसा यंत्र बनाया, ऐसी मशीन बनाई, और वो मशीन है हमारे पौधे, हमारा प्लांट, हमारी वनस्पति। दोस्तों, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए ना हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ इस प्रकृति के नियमों को समझना होगा। अगर उसको समझे बिना तो कई सारे प्रॉब्लम हमारे आसान हो जाए। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें संकट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधों के लिए, वनस्पति के लिए खाना है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये उनका मूलभूत प्रक्रिया है जिसकी वजह से होता है। अभी हमने जो पढ़ाई की है तो उसमें देखा है कि इस पृथ्वी के ऊपर पहले बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट था ही नहीं। तो वहां एल्गे की शुरुआत हुई, एक पेशीय वनस्पति की शुरुआत की, और धीरे धीरे फिर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कम करके ऑक्सीजन छोड़ा, और बाद में आज हम इस परिस्थिति में कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही आज की तारीख में समुद्र में जितना भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होता है, कैप्चर होता है, वो इन पौधों की वजह से तो होता है। वो ये जो अलगे है, ये जो वाटर हायसिंथ है, ये जो कोरल रिफ्स है, इसकी वजह से तो होता है।
तो आज भी इस पूरे परिस्थिति में अगर कोई सोल्यूशन है तो ये वनस्पति है। और इस सब परिस्थिति में जहां एक तरफ बहुत बड़ा कार्बन मार्केट बन चुका है, पूरी दुनिया जूझ रही है इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, और इस परिस्थिति में दोस्तों हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए नेपियर ग्रास यानी एक वरदान है। वरदान है। लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो पेड़ है, और वो सही बात है कि बहुत जो बड़े बड़े पेड़ है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सकते हैं, लेकिन उनको बड़े होने के लिए 10, 12, 15 साल लग सकते हैं। नेपियर ग्रास इतना फास्ट ऐसा तैयार होने वाली वनस्पति, और जो जितना ज्यादा फास्ट तैयार होगी उसके लिए चाहिए उतना खाना, उसके प्रक्रिया में, उसके प्रोसेस में उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो खाएगी, वो कम करेगी और वो ग्रो होगी। तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो नेपियर ग्रास ऐसी वनस्पति है कि हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की भी अगर बात करें तो उसको सबसे ज्यादा सक्षम अगर कोई कर सकता है तो वो है नेपियर ग्रास। और दोस्तों ये जो नेपियर ग्रास है ना, ये नेपियर ग्रास कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, यानी नेपियर ग्रास से हम जो एमकोल बना रहे हैं या एमसीएनजी बनाएंगे, ये एमकोल और एमसीएनजी के इस्तेमाल के बाद जो एमिशन आएगा उसको तो एमकोल नेपियर ग्रास कमी बिल्कुल न्यूट्रलाइज करेगा, वो पूरा जो एमिशन है वो बिल्कुल पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा। लेकिन उसके अलावा नेपियर ग्रास क्या करता है, हवा में, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख के वो जमीन में उसको सिक्वेस्टर करता है, जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है, और इसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा काम। और दोस्तों अगर 1 हेक्टेयर में 500 टन हमने नेपियर ग्रास का उत्पादन किया तो उस 500 टन में कितना टन हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया, ये पूरा डिटेल में आज हमें दे सकते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी की कंपनियां, ये सब डिटेल में आज तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से ये नेपियर ग्रास में आज जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सोल्यूशन पूरी दुनिया के लिए है। और जिस स्केल में हम लोग काम कर रहे हैं, इतने बड़े स्केल में कोई कंपनी काम नहीं कर रही। अभी देखिए कि ये जो संकट पूरी दुनिया के सामने है, उस संकट को कम करने का एक ही फास्ट तरीका है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को जल्द से जल्द कम करना, और उस कम करने के लिए स्केल चाहिए। अगर आपने एक प्रोजेक्ट लगाया, एक जगह पे आप कहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे करके बड़ा कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम को वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है कि आपको उतने बड़े स्केल में करना होगा, करके दिखाना होगा, और उस स्केल में अगर काम करने वाली अगर कोई संस्था है आज की तारीख में तो वो एमसीएल है। अभी देखते देखते ये एमसीएल लाखों हेक्टेयर के ऊपर अभी ये नेपियर ग्रास होगा, और इतने लाखों हेक्टेयर के ऊपर जिस तरह से हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, बहुत बड़े स्केल में हम इस कार्बन क्रेडिट को जनरेट करेंगे। और इसलिए आने वाले दिनों में ये कार्बन क्रेडिट का जो मार्केट है उसमें सबसे बड़ा प्लेयर अगर कोई होगा तो वो एमसीएल। आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट लगने के बाद बायर्स आप खुद अनुभव करेंगे, हम सब इसको अनुभव करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ कार्बन क्रेडिट नहीं है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड कार्बन क्रेडिट है। इसी हफ्ते की सोमवार की न्यूज है कि यूके में, इंग्लैंड में 10,000 लोगों को काम से निकाल दिया गया। वो 10,000 लोग जो फॉसिल फ्यूल के इसमें काम कर रहे, रिफाइनरी में या कहीं तो काम कर रहे, 10,000 लोगों को निकाल दिया गया। क्योंकि आज की तारीख में लोग ऑफकोर्स फॉसिल छोड़ के कंपनियां रिन्यूएबल के ऊपर जा रही, लेकिन वो जो ट्रांजिशन है वो कैसे हो रहा है, सोलार के ऊपर हो रहा है, विंड के ऊपर हो रहा है। अभी वहां लोगों की जरूरत ही नहीं होती, वहां सिर्फ मशीन्स होती है। तो पूरी दुनिया में एक पहल है कि जब आप एक ट्रांजिशन करते हो, जब आप फॉसिल फ्यूल को छोड़ के अगर आप रिन्यूएबल में जा रहे हो, तो आपको कंपलसरी लोगों का भी ख्याल रखना होगा। लोग, उनके परिवार जो उसके ऊपर डिपेंड है, उनकी जो रोजी रोटी है उसका ख्याल रखना होगा। और ऐसी परिस्थिति में जस्ट ट्रांजिशन बहुत अहम चीज बन चुकी है। और हम जो काम कर रहे हैं, एमसीएल जो काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली ये जस्ट ट्रांजिशन है। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमारे एक प्रोजेक्ट की वजह से कितने सारे हम किसानों को पैसा देने वाले हैं, कितना सारा रोजगार हम उत्पन्न करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले। और ये करते करते यूनाइटेड नेशन के जो 17 सस्टेनेबल गोल्स है, उसमें से कई सारे गोल्स, कई सारे लक्ष्य को हम प्राप्त करने वाले। तो हमारे जो गोल्ड स्टैंडर्ड होंगे, हमारे जो कार्बन क्रेडिट होंगे, वो गोल्ड स्टैंडर्ड होंगे। यानी अगर एक कार्बन क्रेडिट $20-25 में आज उसकी कीमत है, तो हमारा जो कार्बन क्रेडिट होगा वो 40, 45, 50 का ऑलमोस्ट होगा। तो इतना फर्क। तो इस तरह से हम जो बेचेंगे कल कार्बन क्रेडिट्स, वो गोल्ड स्टैंडर्ड होंगे। और दोस्तों, अभी मैंने जैसे कहा आपको कि ऊर्जा अक्षयता का एक नियम है, ऊर्जा हमेशा सदैव वैसी होती। और सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, हर एक चीज के बारे में वैसे और एक प्रकृति का नियम, और वो है कर्मों का नियम।
कर्मों के बारे में भी वही है। कर्मों के बारे में भी अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो वैसे ही, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो अच्छा काम या कोई बुरा काम, वो हमेशा आपको मिलता है। वैसे ही अगर आपने सुना होगा कि अगर किसी काम को अगर हम दिल से करते हैं, किसी काम को दिल से किसी अच्छाई के लिए करते हैं, तो कायनात, ये प्रकृति हमें हेल्प करती है, मदद करती है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में अगर हम 22 साल से एमसीएल में पैसे के लिए हमने कभी शुरुआत ही नहीं की इस चीज, हम अगर प्रकृति के लिए ही अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, डे वन से कर रहे हैं, तो सोचिए कि इस काम में प्रकृति हमारी कितनी मदद करेगी। और ये नेचुरल, ये प्रकृति का नियम ही है। दोस्तों, मुझे पता है कि आज इस परिवार में, एमसीएल के परिवार में, सबके मन में एक सवाल है, और वो है फंडिंग का, कि क्या, कब होगी फंडिंग, क्या होगी, कैसे होगी, क्या उस दिन में, उस टाइम में होगी कि नहीं। तो इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए। आप 1% नहीं, 0.01% भी चिंता मत करिए। सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। ये जो फंडिंग है, जो फंडिंग हम लेके आ रहे हैं, ये फंडिंग तो पहला राउंड है। आने वाले दिनों में ये फंडिंग, ये चीजें आपको चिंता ही नहीं रहेगी उसकी। उतना ऐसे काम हम लोग कर रहे हैं। और ये काम इसलिए नहीं हो रहा है, ये काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तो ये प्रकृति किसी कंपनी को बड़ा करना चाहती है। ये काम इसलिए नहीं हो रहा है कि एमसीएल कंपनी बड़ी हो, उसके प्रोजेक्ट लगे, इसलिए नहीं हो रहा है। ये काम प्रकृति खुद कर रही है। ये काम प्रकृति अपने हाथों से कर रही है, और हम सिर्फ निमित्त मात्र है। हम सिर्फ किरदार है कि हमारे थ्रू ये जो प्रॉब्लम है, ये जो संकट है दुनिया का, ये दूर होने वाला है, और इसलिए काम होगा। तो इसलिए आप उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बहुत जल्द ये काम होने वाला है। और एक बात मैं आपको बोलता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में आप सभी लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है, आप मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, और आपके वजह से ही हम एमसीएल दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं, इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने कई सारे चैलेंजेस को फेस किया, कई सारे कष्टों को उन्होंने फेस किया, बहुत सारे कष्ट देखे उन्होंने इस 5-6 महीने में। लेकिन इन सारे कष्ट के बावजूद कभी भी उन्होंने एक शब्द ना एमसीएल के लिए बोला, ना मुझे कुछ बोला। आप सभी लोगों का मैं बहुत दिल से ऋणी, मैं दिल से आभारी हूं, और मैं कभी नहीं भूलूंगा जिस तरह से इस पूरे प्रोसेस में आपने जो सहायता, जो सपोर्ट किया, और जितना सब कुछ सहायता मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ये फंडिंग होने के बाद मैं आपका इतना ख्याल करूंगा, आपका इतना मान सम्मान करूंगा, जितना आपने किया है ना, पूरा मान सम्मान आपको मिलेगा, इसका मैं ख्याल रखूंगा। मैं ख्याल रखूंगा कि हमारे सभी लोग जो जिस सपने के साथ जुड़े हुए आए हुए हैं, ये सब पूरे होंगे। और बस अभी थोड़े से दिन बचे हैं, एक ओवरनाइट या एक दिन में सब कुछ परिस्थिति चेंज होंगे, और हम इस कार्बन मार्केट में धीरे धीरे करके सबसे बड़े प्लेयर बनेंगे। हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और अपने देश को फिर से उस मकाम तक लेके जाएंगे जहां हमारा देश फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एमसीएल। जिस विश्वास, जिस लगन के साथ एमसीएल की नींव रखी गई थी 20-22 साल पहले, वो विश्वास, वो लगन, वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन आज भी एमसीएल के प्रति कायम है। और उसका वैज्ञानिक, उसका व्यावसायिक और उसका कॉम्प्रिहेंसिव रास्ता क्या है, वो श्याम सर ने आज हमें बताया। तो गुड मॉर्निंग सर, एमसीएल इंडिया परिवार, और एक शुक्रवार श्याम सर का ट्रेनिंग वेबिनार, हमारी सोच पे एक जोरदार प्रहार। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो एमसीएल के व्यावसायिक प्रोजेक्ट के हर एक अंग में, हर एक अंश में किस तरह से कार्बन क्रेडिट की कॉन्सेप्ट छुपी हुई है, किस तरह से कार्बन क्रेडिट का एम है, और प्रैक्टिकल है, दुनिया के लिए सॉल्यूशंस है, और सॉल्यूशंस दुनिया के लिए सॉल्यूशन लाएगा, और हमारे लिए लाएगा एक बहुत बड़ी आर्थिक आजादी। और उसके लिए अप्रोच चाहिए अनिल और पैमेला वाला, एक बेजान लैंड को सेंचुरी तक लेके जाने का, उसमें सजीवों की इनकम करने का, सजीवों को वेलकम करने का जो रास्ता है, उसके लिए जो कमिटमेंट है, अपनी एक जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं, तो एक बैरन लैंड को हम एक जंगल बना सकते हैं, वो अनिल कमलेश्वरी प्राचार्य ने बताई। तो हमारा भी एक सोच है कि हम हमारे गांव में, हमारे तहसील में हम एक नई इकोनॉमी को तैयार कर सकते हैं। नई इकोनॉमी, ये एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत पेनफुल काम होता है, और आप सब शामिल हो। तो और एक बार इस शुक्रवार के
ज्ञान महोत्सव में शामिल होने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ऑल द MBPs, MSs, MPOs, BDAs, प्राइम BDAs, NSCs and each and everyone who trust MCL. Thank you. जय हिंद, जय MCL. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर एंड थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। दोस्तों, मैं आप सभी को फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम गौरव सर का, जिन्होंने फिर एक बार बताया कि MCL के मंसूबे क्या है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 22 साल से लगातार सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करते हुए डॉक्टर श्याम सर और उनकी पूरी टीम ये भूल नहीं पाई है कि हमें इस प्रकृति को कुछ देना है। और दोस्तों, इस प्रकृति को देते हुए किस प्रकार से हम हमारे साथ रहने वाले हमारी सोसाइटी को भी हम कुछ दे पाएंगे और इसका रास्ता क्या है, ये सारी बातें आज फिर एक बार खुल के बताने के लिए मैं आप सबकी ओर से डॉक्टर श्याम गौरव सर का यहाँ पर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सभी नेशनल सस्टेनेबल कंसल्टेंट्स, हमारे सारे MSS, हमारे सारे MVP चैनल पार्टनर्स और अभी सभी हमारे स्टेक होल्डर्स। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार दिल से शुक्रिया, क्योंकि आज भले ही कठिन समय है लेकिन इस कठिन समय में भी हमारे साथ खड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द ये समय बदलने वाला है और हम इस समय के साथ आने वाले दिनों में फिर एक बार अपने देश को, यस जी हाँ दोस्तों, हमारे देश को फिर एक बार एक बड़ी आर्थिक इकोनॉमी हम बनाने वाले हैं और इसके लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। तो इसी प्रकार के साथ ये सहयोग बनाए रखिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार, तब तक के लिए धन्यवाद।